गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, हमने जो है फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस फोर्थ चैप्टर का नाम है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ रहे हैं। ओके, लास्ट जो वीडियोस था हमने उसमें हमने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप उसके अंदर कमेंट करते रहो। ओके, ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि आप वीडियोस देख रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आपके कोई डाउट्स भी है अगर, तो भी आप उन कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट करने से बेटा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हमें लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। ठीक है, उनको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है तो भी आप जो है उस कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, हम उसको अगली क्लास के अंदर बेटा सॉल्व करवा देंगे। ठीक है ना बच्चों। ओके, अब जो फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपन पढ़ रहे हैं। कौन से मेथड पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको अपन थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं और उसके बाद अपन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो बेटा वो कौन सा चल रहा था? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में लिखवा दिया है, आपके गर्भ निरोधक उपाय इनको बोलते हैं। और इसके अंदर जो पहला उपाय अपन पढ़ रहे थे बेटा वो था टेम्परेरी। ठीक है, वो कौन सा मेथड था? टेम्परेरी मेथड था, यानी अस्थायी उपाय था। और उसके अंदर भी हम पहला पढ़ रहे थे बेटा नेचुरल मेथड। कौन सा पढ़ रहे थे? नेचुरल मेथड पढ़ रहे थे, यानी प्राकृतिक उपाय पढ़ रहे थे। और इन प्राकृतिक उपाय में अपन ने पहला पढ़ा था रिदमिक यानी आवधिक संयम विधि पढ़ा था। दूसरा अपन ने पढ़ा था भाय स्खलन विधि। ठीक है, और तीसरा आपने पढ़ा था स्तनपान अनार्थव यानी लैक्टेशन एमोनेरिया। ठीक है, तो ये तीनों जो अपन ने पढ़े थे किसके अंदर पढ़े थे? नेचुरल मेथड में पढ़े थे। ठीक है, दूसरा जो हमने पढ़ा था बेटा वो था बैरियर मेथड। कौन सा मेथड था? बैरियर मेथड था, यानी अपन इसको बोलते हैं अवरोधक विधि। ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या था बेटा? फर्टिलाइजेशन को रोकना। तो मेल के अंदर हमने कॉन्डम्स पढ़े थे, ठीक है, और फीमेल के अंदर हमने कॉन्डम्स पढ़े थे जिनको बोलते हैं अपन फेमिडोम, यानी फीमेल कॉन्डम्स को अपन क्या बोलते हैं? फेमिडोम बोलते हैं। साथ में हमने सर्वाइकल कैप पढ़ी थी, डायाफ्राम पढ़ा था और वॉल्ट पढ़ा था। ठीक है, तो ये बैरियर मेथड में थे बेटा, ना? किस में थे? बैरियर मेथड में। अब अपन तीसरा मेथड बात करते हैं, टेम्परेरी मेथड का ही जो तीसरा मेथड है वो है बेटा केमिकल मेथड। कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड, जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक विधि। जिसको अपन बोलते हैं बेटा रासायनिक विधि। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बेटा कि यहां पर जो नोट्स आपको लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है, मैं एक एक टॉपिक को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ और उस टॉपिक की थ्योरी भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वो भी हिंदी के अंदर। ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्योर हिंदी में हमको पढ़ाया जाए, तो मैं यहाँ पर आपको प्योर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट जो लिख रहे हैं वो एज इट इज़ आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। इसके लिए आपको कोई अलग से PDF नहीं मिलेगी। ठीक है, यहीं से आपको उतारना पड़ेगा। तो ये पूरा चौथा चैप्टर आपको यहीं से उतारना है, इसकी कोई PDF आपको नहीं दी जाएगी। क्लियर है बेटा? तो एक एक चीज हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, NCERT की एक एक लाइन मेंशन कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए बेटा। ठीक है, क्या तैयार करोगे? नोट्स। और प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार होने चाहिए आप लोगों के, और याद भी करते रहना उनको, ना? तो रासायनिक विधि के बारे में अपन पढ़ रहे हैं बेटा। तो रासायनिक विधि के अंदर जो प्रयुक्त रसायन होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं? स्पर्मेसाइडल एजेंट होते हैं, यानी क्या होते हैं? शुक्राणुनाशी। कि इसमें प्रयुक्त रसायन शुक्राणुनाशी होते हैं। इसमें प्रयुक्त रसायन कैसे होते हैं? शुक्राणुनाशी। यहां पर अपन
जो नेचुरल मेथड था ना बेटा, नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड, इसमें अपन निषेचन को रोक रहे थे। क्या कर रहे थे? निषेचन को रोक रहे थे। और केमिकल मेथड में अपन शुक्राणु को ही क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। किसको नष्ट कर देंगे? शुक्राणु को। अगर शुक्राणु नष्ट हो जाएगा तो वो अंडाणु से निषेचित ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पर तो अपन तो निषेचन की प्रक्रिया को रोक रहे थे और यहां पर अपन शुक्राणु को ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रयुक्त रसायन कैसे होते हैं? शुक्राणुनाशी होते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ के साथ जुड़कर ऑक्सीजन अपटेक को रोक देते हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करने से रोक देते हैं। ऑक्सीजन अपटेक को रोक देते हैं, जिससे शुक्राणु की मृत्यु हो जाती है, या फिर अपन बोल सकते हैं जैसे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे शुक्राणु क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रयुक्त रसायन कैसे होते हैं बेटा? शुक्राणुनाशी होते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ के साथ जुड़ेंगे और ऑक्सीजन अपटेक को रोक देंगे, जैसे शुक्राणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। एग्जांपल है वेजाइनल फॉर्म या टैबलेट। इसके एग्जांपल है वेजाइनल फोम, या बोल सकते हो आप टैबलेट। वेजाइनल फोम और टैबलेट होती है बेटा, ये डेली लेनी पड़ती है। सॉरी, इसका नाम है टुडे। ओके, सॉरी, उसका नाम क्या है बेटा? टुडे। टुडे के नाम से ये जो टैबलेट है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, वेजाइनल फॉर्म और टैबलेट होती है ये। ठीक है, और कुछ क्रीम और जेलीज भी होती है बेटा। क्रीम होती है और जेली होती है। ये मार्केट में आपको निम 76 के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, जिसको लगाने से, ठीक है, अगर आप इसको वेजाइना पे लगाते हैं और उसके बाद कॉपुलेशन करते हैं तो स्पर्म जो है वेजाइना पे जैसे ही लैंड करेंगे या फिर इंसेमिनेशन जैसे ही होगा, वहां पे शुक्राणु को क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक क्रीम और जेलीज होती है जो निम 76 के नाम से आपको मिलेगी, और वेजाइनल फॉर्म और टैबलेट्स होती है जिसको अपन टुडे के नाम से आपको मार्केट में मिल सकती है। इट्स दैट क्लियर? अब देखो, इन रसायनों के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो रसायन होते हैं ना बेटा, वो KMNO4, ZnSO4, BSO4, ठीक है, लैक्टिक एसिड आदि से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि ये रसायन KMNO4, ठीक है, KMNO4 और लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, ZnSO4, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, आदि से मिलकर बने होते हैं, जो शुक्राणु को नष्ट करते हैं। जो किसको नष्ट करेंगे बेटा? जो शुक्राणुओं को नष्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो मेथड है बेटा, वो अपना कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड है। कौन सा मेथड हो गया? ये केमिकल मेथड हो गया। यहां तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। तो अगला जो मेथड है बेटा अपना ABC और D वाला जो मेथड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और मोस्ट इफेक्टिव मेथड है और सबसे ज्यादा यूज लिया जाने वाला मेथड है, यानी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो मेथड है। ठीक है, इसका नाम है बेटा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन
डिवाइसेस, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईयूडीज, आईयूडी। ठीक है, तो आईयूडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जिसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति, अंतः गर्भाशयी युक्ति, इनको हिंदी में बोलते हैं बेटा ना। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये आपको इंग्लिश में याद रखना है और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, क्योंकि कई बार जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज आईयूडी, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होती है बेटा। अब देखो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि ये जो डिवाइसेस होती है, ये जो युक्तियां होती है, ये डॉक्टरों और अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। ठीक है, ये हर कोई नहीं लगा सकता है, ये लगाते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अनुभवी नर्सें होती है, उनके द्वारा लगाई जाती है। ठीक है, तो ये डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। तो ये डॉक्टरों और अनुभवी नर्सों के द्वारा, ठीक है, योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? और यह सबसे प्रभावी विधि है, मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल होता है बेटा, वो होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, इसका जो सिद्धांत है बेटा, वो है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणुओं का भक्षण। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, इसमें शुक्राणुओं का भक्षण किया जाता है। ठीक है, और ये कितने महीने तक या कितने साल तक प्रभावी रहते हैं? ये रहते हैं बेटा 3 से 5 साल तक प्रभावी रहते हैं। ये जो डिवाइसेस होती है, जो गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है, ये 3 से 5 साल तक प्रभावी होती है। ये 3 से 5 साल तक प्रभावी होती है। ठीक है, तो 3 से 5 साल तक प्रभावी होती है। तो जिन महिलाओं को, ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं होना है या प्रेगनेंसी में डिले करना है कि हाँ हमको आज प्रेग्नेंट नहीं होना है, हमको 2 साल बाद 3 साल बाद अगर हमको प्रेग्नेंट होना है, ठीक है, या फिर बच्चे में अंतराल चाहिए, बच्चे में क्या चाहिए, अंतराल चाहिए। ठीक है, तब वो जो फीमेल्स होती है वो उनको उनके योनि द्वार से गर्भाशय में क्या लगाई जाती है, ये युक्तियां लगाई जाती हैं। युक्तियों को बोलते हैं बेटा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है ना, जो किसके द्वारा लगाया जाता है? डॉक्टरों के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चे के अंतराल में जो औरतें गर्भाशय में देरी व बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है, बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती है, उनमें ये आईयूडी लगाई जाती है। उनमें क्या किया जाता है? इन आईयूडी का उपयोग किया जाता है। और भारत में गर्भाधान की यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है,
भारत में गर्भाधान की नहीं, गर्भ निरोध की यह सबसे व्यापक रूप से प्रचलित विधि है। तो अपन लिख सकते हैं भारत में ये वापस गलत लिख दिया मैंने, गर्भ निरोध की सबसे व्यापक विधि है। व्यापक का भी मतलब हो गया प्रचलित विधि है, ठीक है। तो ये गर्भाधान की सबसे प्रचलित विधियों में से आती है आईयूडी, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों के द्वारा लगाई जाती है, योनि मार्ग में से गर्भाशय में लगाते हैं। इसका जो सिद्धांत है शुक्राणुओं का भक्षण करना, ठीक है। 3 से 5 साल तक ये प्रभावी रहती है, उसके बाद इसको चेंज कर लिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है, ठीक है। और जो औरतें गर्भाधान के अंदर देरी चाहती है कि हमें नहीं करना है, ठीक है, तो उनके अंदर, ठीक है, ये आईयूडीज जो है लगाई जाती है। समझ में आ गया। गर्भाशय लिख सकते हो, गर्भावस्था लिख सकते हो ना, गर्भावस्था में देरी चाहती है या बच्चों के अंदर अंतराल चाहती है 2 बच्चों के बीच में, ठीक है, तो ये डिवाइसेस यूज की जाती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से बेटा ये कितने प्रकार की डिवाइसेस होती है उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती है बेटा, 3 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा नॉन मेडिकेटेड डिवाइस। नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस, इसको अपन बोलते हैं बेटा औषधि रहित आईयूडी। औषधि रहित आईयूडी, ठीक है। इसके अंदर कोई भी औषधि वगैरह या ऐसा कुछ नहीं लिया जाता है, औषधि रहित आईयूडीज है ये, ओके। और इसका एग्जाम्पल है बेटा लिपेस लूप, इसका एग्जाम्पल क्या है? लिपेस लूप इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर इसके बारे में पढ़ें तो बेटा ये जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिसके चारों तरफ बेरियम सल्फेट पाया जाता है, ठीक है। तो हम लिखें तो आप लिख सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है या प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, जिनमें क्या पाया जाता है? बेरियम सल्फेट। ये स्टेनलेस स्टील या पॉलीथाइलिन, ठीक है, पॉलीथाइलिन का बना होता है, ठीक है, जिनमें क्या उपस्थित होता है? बेरियम सल्फेट, जिनमें बेरियम सल्फेट उपस्थित होता है। और ये बेरियम सल्फेट क्या करते हैं? स्पर्म को, ये जो भक्षण कोशिका होती है ना गर्भाशय के अंदर, जो भक्षण कोशिका होता है उनको प्रमोट करता है ताकि स्पर्म को क्या कर दिया जाए? नष्ट कर दिया जाए। तो ये क्या करते हैं? बेरियम सल्फेट क्या करता है बेटा कि ये गर्भाशय में उपस्थित भक्षण कोशिकाओं को उद्दीपित करता है तथा जिसके द्वारा शुक्राणु का भक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का भक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, पॉलीथाइलिन
का बना भी हो सकता है, जिसके चारों तरफ या जिसके अंदर बेरियम सल्फेट उपस्थित होता है। और ये बेरियम सल्फेट क्या करते हैं, जो गर्भाशय होता है उसमें उपस्थित जो भक्षण कोशिकाएं उनको उद्दीपित करेगा और शुक्राणुओं के भक्षण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो जब यहाँ पर शुक्राणु भक्षित हो जाएगा यानी शुक्राणु ही नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या यहाँ पे प्रेगनेंसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाती है, औषधि रहित डिवाइसेस कहलाती है, आईयूडीज कहलाती है, जिसको अपन बोलते हैं लिपेस लूप। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब दूसरी डिवाइस पढ़ते हैं बेटा, उसका नाम है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, इसी का दूसरा प्रकार है, आईयूडी का ही दूसरा प्रकार है। आईयूडी का ही दूसरा प्रकार है हार्मोन रिलीज आईयूडी। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हार्मोन मोचक आईयूडी। हार्मोन मोचक आईयूडी। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस है इसके एग्जाम्पल है बेटा प्रोजेस्टेस्टेट और LNG-20। इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रोजेस्टेस्टेट और LNG-20। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स है इसके। ये क्या करते हैं बेटा, ये दोनों जो है जब इन दोनों को गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है तो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिलीज करेंगे, ये प्रोजेस्टेरोन का संश्लेषण करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसको अपन प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, तो जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, ठीक है, तो प्रेगनेंसी होनी जरूरी है, लेकिन निषेचन तो हुआ ही नहीं है, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो प्रोजेस्टेरोन इन दोनों के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिससे फॉल्स प्रेगनेंसी होती है बेटा। क्या डेवलप हो जाती है, फॉल्स प्रेगनेंसी। तो क्रिएट फॉल्स प्रेगनेंसी। ऐसा लगता है कि जैसे प्रेगनेंसी हो गई है, बट वो प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, वो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है और साथ में अंडोत्सर्ग नहीं होने देगा। जब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है तब तक अंडोत्सर्ग नहीं होगा। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा फॉल्स प्रेगनेंसी, झूठी प्रेगनेंसी अपन बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि स्यूडो प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो जब तक प्रोजेस्टेरोन है तब तक एंडोमेट्रियम वॉल बनी रहेगी। ठीक है, और तब तक जो है ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी अंडे का निर्माण नहीं होगा। और जब अंडा ही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो फिर निषेचन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन काम करता है बेटा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, ये ओव्यूलेशन को रोकता है, यानी अंडोत्सर्ग रोकेगा। ये क्या करता है, अंडोत्सर्ग रोकता है। पहला काम तो क्या होता है इसका, अंडोत्सर्ग रोकना। दूसरा काम क्या होता है बेटा, कि गर्भाशय को इम्प्लांटेशन से रोकेगा, यानी गर्भधारण करने से रोकेगा। ठीक है ना, तो इसका जो तीसरा काम होता है बेटा वो क्या होता है, ये गर्भाशय को इम्प्लांटेशन करने से रोकता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, यह गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। क्या करता है, गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। और तीसरा काम इसका क्या होता है बेटा, ये थिक म्यूकस को रिलीज करता है। ठीक है, क्या करेगा, ये थिक म्यूकस रिलीज करेगा। ये थिक म्यूकस यानी श्लेष्मा,
ये थिक म्यूकस स्रावित करता है जिससे शुक्राणु की गति कम हो जाती है तथा निषेचन क्षमता भी कम हो जाती है। तो शुक्राणु की गति के साथ साथ उसकी निषेचन क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का संश्लेषण हो रहा है इन दोनों युक्तियों के द्वारा, ठीक है। और ये युक्तियाँ प्रोजेस्टेरॉन का संश्लेषण कर रही है, जिससे क्या हो रही है, फॉल्स प्रेगनेंसी क्रिएट हो रही है। अब ये तीन काम होगा, प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ग को रोकेगा, जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो निषेचन कैसे होगा, और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। दूसरा, गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देता है, यानी उसके जो एनवायरनमेंट होता है, उसका जो एडेप्टेशन होता है वो कैंसिल कर देता है, ठीक है, और अनुपयुक्त हो जाता है गर्भाशय इम्प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे अब इम्प्लांटेशन नहीं होगा। दूसरा, गर्भाशय के द्वारा, ठीक है, थिक म्यूकस स्रावित होता है, किसके द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, ठीक है, गर्भाशय के द्वारा थिक म्यूकस स्रावित होता है, जिससे शुक्राणु की गति क्या कम हो जाती है और निषेचन क्षमता भी क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। तो शुक्राणु की गति को क्या करते हैं, ये विरोधी बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये जो मेथड है बेटा वो है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, यानी हार्मोन मोचक आयोडी, ठीक है। अब तीसरा हम विधि पढ़ने वाले हैं आयोडी का, ये जिसका नाम है कॉपर रिलीजिंग आयोडी, ठीक है। तो तीसरी जो आयोडी है वो है कॉपर रिलीजिंग आयोडी। यानी कॉपर मोचक आयोडी, ओके। और इसके एग्जाम्पल है कॉपर टी, इसके एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। तो एक टी आकार की युक्ति होती है जो गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कॉपर मोचक आयोडी। और ये क्या करती है, ये युक्तियाँ, ये कॉपर आयन रिलीज करती है, ठीक है। ये क्या रिलीज करेगी, ये कॉपर आयन स्रावित करती है, ठीक है। कॉपर आयन स्रावित करती है, जो क्या क्या काम करते हैं। एक तो कॉपर जो है वो क्या करेगा, स्पर्म की मोर्टेलिटी को कम कर देगा, ठीक है। ये क्या क्या काम करेगा, देखो, कॉपर स्पर्म की जीवन क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। कॉपर शुक्राणु की गति को, सॉरी, ठीक है, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपर शुक्राणु की गति को व जीवन क्षमता, या फिर आप लिख सकते हैं इसके अंदर निषेचन क्षमता को कम कर देता है, ठीक है। तो जब निषेचन क्षमता ही नहीं होगी शुक्राणु की, तो क्या वो अंडे को निषेचित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये कॉपर आयोडीज है, इसके एग्जांपल्स है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो ये कॉपर आयन स्रावित करते हैं, ठीक है। और कॉपर क्या करता है, कॉपर शुक्राणु की गति को कम कर देता है, साथ में उसकी जीवन क्षमता को कम कर देता है, या निषेचन क्षमता को कम कर देता है। तो इस तरीके से जो है वो हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं गर्भाशय के अंदर। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये दूसरा मेथड, सॉरी तीसरा मेथड हमने पढ़ लिया है, ओके। पहला मेथड कौन सा था, नेचुरल मेथड था टेम्परेरी का, दूसरा था बैरियर, तीसरा था आपके केमिकल, और चौथा मेथड कौन सा था, आईओडी मेथड है, ठीक है। अब पांचवा मेथड हम पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड,
ठीक है, और हार्मोनल मेथड को हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये चौथा मेथड है, हार्मोनल मेथड है, लास्ट मेथड है इसका। ओके, उसके बाद एक और, हाँ लास्ट मेथड है हार्मोनल मेथड, क्लियर। उसके बाद टेम्परेरी मेथड जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा वाला, परमानेंट मेथड, और एक पढ़ेंगे करेक्टिव मेथड, ठीक है। वो कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, क्लियर है। ओके, और आप जो है आपके जो डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।